एंजाइम एक्शंस कि एंजाइम कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इनमें से एक फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर कहना है कि एंजाइम का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन है। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, मैं इसको लिखती हूँ इंक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो एंजाइम से एक्शन होगा वो स्पीड अप हो जाएगा, एंजाइम एक्शन स्पीड अप। लेकिन ये जो टेम्परेचर है ना, ये एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज होगा। उस लिमिट को कहते हैं 37 यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। जब 37 से अबव चला जाए तो हम कहते हैं हमें फीवर हो गया। उस वक्त क्या होता है, एंजाइम टूट जाते हैं यानी डीनेचरेशन हो जाती है। सबसे पहले बताती हूँ, एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है यानी कि हमारी बॉडी को बरकरार रखता है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसमें सिर्फ एट ए लिमिट तक हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन जब हमारा टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए यानी कि इसको भी इसकी लिमिट को इसको क्रॉस कर जाए, तो मैं कहूँगी हमारे जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है, एंजाइम स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर। ये जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये टूट जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो इसके टूटने से, खराब होने से एंजाइम हो जाता है डीनेचरेशन यानी कि डीनेचर टूट जाता है। जिस कंडीशन को हम कहते हैं एंजाइम डीनेचरेशन यानी कि एंजाइम टूट चुका है। यहाँ देखिए, इसको मैं ग्राफिकल तौर पर आपको रिप्रेजेंट करती हूँ। एक तरफ है रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, कि एंजाइम का रेट है जितना एंजाइम बढ़ रहा है। नीचे मैंने दिया हुआ टेम्परेचर 10, 20, 30, 37 हमारी बॉडी का है ऑप्टिमम टेम्परेचर, या हम मेंटेन है। लेकिन जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, हम मेंटेन क्यों है, क्योंकि हमारे एंजाइम्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल मेंटेन है, टूटा हुआ नहीं है। इससे पहले क्या होती है, हम एंजाइम गेन क्यों होते हैं, हमारे एंजाइम मेंटेन क्यों रहते हैं, क्योंकि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से ये पैदा होती है, जो हमारी बॉडी को मूव करने में, यानी एंजाइम को मूव करने में हेल्प आउट करती है। लेकिन जब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर से, यहाँ तक हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन ये जब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर को क्रॉस कर जाएगा तो मैं कहूँगी कि हमारे एंजाइम का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है यानी कि एंजाइम डीनेचरेशन हो गया है। डीनेचरेशन के नतीजे में क्या होगा, एक एंजाइम टूट जाएगा, ऊपर से जो ये रिएक्शन कर रहा होगा वो रुक जाएगा, या ये में बी स्टॉप और में बी ब्लॉक, यानी कि रिएक्शन या तो ब्लॉक हो जाएगा या रुक जाएगा मुकम्मल तौर पर। इसकी वजह से हमें फीवर हो जाता है। 37 से ऊपर अक्सर हमारे देखा जाए जब भी फीवर होता है, हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। उस नतीजे में एंजाइम की स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका होता है। फैक्टर का रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, इसका जो सेकंड फैक्टर है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम डिपेंड करता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। पहले मैं आपको एंजाइम का स्ट्रक्चर बताती हूँ। मैं कहती हूँ समझ करें, ये मेरे पास है एंजाइम, इसके अंदर ये है एक्टिव साइट, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं कोई भी बाहर वाली चीज, ये सबस्ट्रेट है, इसने आकर एक्टिव साइट के अंदर जुड़ जाए, ये इसकी हम बात करने लगे हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब ये सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट में आकर अटैच होगा तो हमारा एंजाइम स्पीड अप हो जाएगा, यानी कैटालाइज रिएक्शन करेगा। जितने ज़्यादा एंजाइम हमारे जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर आएंगे उतने ही ज़्यादा रिएक्शन स्पीड अप होता जाएगा। इसके अगर मैं कहूँ इसके अंदर 3 एक्टिव साइट है तो इसको 3 ही सबस्ट्रेट की ज़रूरत है। तो ये एंजाइम पहले इतना था, 2 गुना ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। एक एंजाइम था तो इतना एक लिमिट तक रिएक्शन कर रहा था, लेकिन जब 2 सबस्ट्रेट और अंदर एंजाइम में आ गए तो ये डबल रिएक्शन करेगा। एक कंडीशन ऐसी आती है जब एक
एंजाइम में कई एक्टिव साइड होती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि फर्ज करें जितने भी एंजाइम के अंदर एक्टिव साइड है वो मुकम्मल तौर पर फिल हो चुकी है। मैं ये जितने भी एंजाइम की एक्टिव साइड है इसको मैं कर रही हूँ फिल, ये फिल हो चुकी है। अब कोई भी सबस्ट्रेट नहीं आएगा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पहले मैंने कांस्टेंट रखी, यानी कि अगर हम इसको बढ़ाते रहेंगे एक लिमिट था कि सबस्ट्रेट के बढ़ने से एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि सबस्ट्रेट आ रहे हैं लेकिन एंजाइम एक्शन नहीं कर रहा क्योंकि और लिमिट ले रही है। अब ये कंडीशन आई है कि कोई एक्टिव साइट ही नहीं ले रही। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि कोई एंजाइम के अंदर कोई एक्टिव साइट बचती ही कोई नहीं कि सबस्ट्रेट आकर अटैच कर सके और एंजाइम स्पीड अप हो सके। इसके वो कंडीशन जिसमें पूरी और एक्टिव साइट फिल हो जाए उसको हम कहते हैं सैचुरेशन। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? सैचुरेशन। इसको मैं अब ग्राफिकली आप लोगों को समझाती हूँ। यहाँ है रेट ऑफ एंजाइम फर्टिलाइजेशन, नीचे है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कितने यहाँ जितने सबस्ट्रेट आते गए लेकिन तमाम एक्टिव साइट फिल नहीं हुई। ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट जिसके बाद तमाम एक्टिव साइट एंजाइम के अंदर तमाम एक्टिव साइट फिल हो चुके हैं और एक्टिव साइट अंदर अटैक नहीं आएंगे, हम उसको कहेंगे ये कौन सी कंडीशन है? सैचुरेशन। एक एंजाइम की सैचुरेशन कंडीशन वो होती है जिसके अंदर तमाम एक्टिव साइट फिल हो चुके हैं। थर्ड फैक्टर जिस पर एंजाइम इफेक्ट पड़ता है वो है पीएच। पीएच क्या होती है? किसी भी हर जैसे मैं कहती हूँ हमारा जो वाटर है वो नॉर्मल क्यों है, वो स्टेबल क्यों है? किसी भी चीज़ को स्टेबल रखने के लिए जो उसकी नैरो रेंज एक होती है रेंज, हम उसको कहेंगे पीएच। फर्ज करें हमारे वाटर है उसकी पीएच है 7। कभी आप लोगों ने देखा है कि हम वाटर को वाइब्रेट कर देते हैं या हो जाते हैं, उनकी पीएच चेंज होने की वजह से एंजाइम के स्ट्रक्चर छूट जाता है। एक नैरो रेंज तक जो चीज़ काम करती है जिस पर एंजाइम स्टेबल रहता है उसको हम कहते हैं पीएच। जैसे वाटर की पीएच होगी 7। अगर हम कभी कभी मैं कहती हूँ आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, चाहे लोग कहते हैं कि हमारी एसिडिटी होगी, स्टमक में क्या होगी? एसिडिटी। 7 से नीचे जो भी आपको एसिडिटी होगी वो 7 से उसकी पीएच क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। लो जिसकी पीएच 7 से लो है हम कहेंगे उसको क्या होगी? ये एसिडिटी। और जिसकी पीएच 7 से ऊपर है मैं कहूँगी उसको होगी ये अल्कलाइन। अल्कलाइन मीन बेसिसिटी। फर्ज करें हमारा स्टमक, अक्सर कहते हैं कि स्टमक में तेजाबियत हो गई है यानी एसिडिटी हो गई। क्यों हो गई है? क्योंकि हमारी पीएच 7 से नीचे चली जाती है। हमारे स्टमक में काम करते हैं पेप्सिन एंजाइम्स जो कि मुकम्मल तौर पर खराब हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि पीएच 7 से नीचे चली जाती है। कभी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिसिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं इसमें एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में पीएच हमारी हाई हो जाती है, नॉर्मल नहीं रहती है, अनस्टेबल हो जाती है जिसकी वजह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिसिटी हो जाती है। इधर ग्राफ देखें, एक तरफ लिखा हुआ है रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन की एंजाइम काम कर रहा है, दूसरी तरफ लिखा है पीएच। मैं कहूँगी ये पीएच हमारी है 7। ऐसे हम कहते हैं ये वाटर में कहते हैं ये वाटर की पीएच का मैं ग्राफ दिया हुआ। अगर ये हमारी पीएच 7 होगी तो ये हम कहेंगे ये हमारा ऑप्टिमम पीएच है यानी कि स्टेबल पीएच है। जैसे हमारा टेम्परेचर होता है ना 37, इसी तरह मैं कहूँगी ये हमारे पास है ऑप्टिमम यानी यहाँ हम हमारा वाटर नॉर्मल यानी 7 पर है यानी स्टेबल पर है। अगर हम कहें ये ऊपर चले जाए हमारा तो मैं कहूँगी हमारे ये हो गई है या जो इवेपोरेट हो जाता है वेपर के सामने स्टीम के फॉर्म में। इसी तरह स्टमक की, यहाँ स्टमक की लेती हूँ, इधर लेती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन।
ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच से पहले यानी कि 7 से नीचे मैं कहती हूँ हमारा जो स्टमक है इसमें जो पेप्सिन एंजाइम से इसकी पीएच लो हो गई है, इसकी वजह से हमें क्या हो गई है, एसिडिटी। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं कहती हूँ ट्रिप्सिन एंजाइम्स को इफेक्ट हुआ है, मैं कहूँगी हमें क्या हो गई है, बेसिसिटी। किसी भी चीज़ को या बॉडी को या किसी भी हमारी बॉडी ऑर्गन को मेंटेन या स्टेबल रखने के लिए पीएच मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर पीएच खराब हो गई तो हमारे एंजाइम्स भी खराब हो जाएंगे, या तो हमारे एंजाइम रिएक्शन रुक जाएगा या तो वो ब्लॉक हो